नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुलदीप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एके स्टडी लाइन पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है वैद्युत धारा। उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक या हम कहें किरचॉफ के नियम। आज हम आपको इस वीडियो में किरचॉफ के नियम के बारे में बताने वाले हैं कि किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं। पहला है संधि का नियम जो आवेश संरक्षण पर आधारित है और दूसरा है लूप का नियम जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो सबसे पहले हम किरचॉफ का पहला नियम देखते हैं। पहला नियम है संधि का नियम। संधि का नियम। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं जिसमें पहला है संधि का नियम। संधि का नियम किस प्रकार है आप लोग पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कोई ये चालक है, इस पर ये इसका चित्र। मान लीजिए कोई चालक है, यहां कोई बिंदु है, इस बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग मतलब जो वैद्युत धारा इस बिंदु पर आ रही है और जो इस बिंदु से जा रही है उनका योग हमेशा शून्य होता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये I1 धारा है, ये I2 और ये I3, ये I4 और ये I5। मतलब धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। तो जो धारा 1, धारा 2 और धारा 3 इन तीनों का योग इनके बराबर होगा I5 धारा के और I4 धारा के। मतलब जो इस बिंदु पर धाराएं आ रही हैं उनका योग इस बिंदु से जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। यही किरचॉफ ने बताया है संधि नियम के अनुसार। तो आप लोग इस चित्र को भी बनाएं, जरूर बनाएं। जब ये पूछा जाए कि किरचॉफ के नियम लिखिए, कौन कौन नियम है, और जिसमें संधि का नियम है और एक लूप का नियम है। तो किरचॉफ ने बताया, या इसमें लिख सकते हैं यह नियम। इस चित्र को हम दोबारा से आप लोगों को बनवाएंगे। पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी चालक या किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उससे या उस चालक से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। जिस प्रकार मैंने आपको चित्र में समझाया है कि कोई बिंदु है, उस पर जो धाराएं आ रही हैं, जो वैद्युत धारा आ रही है और जो उससे धाराएं जा रही हैं, उनका जो योग है हमेशा शून्य होता है। तो मान लीजिए आप चित्र के अनुसार समझ लीजिए कोई बिंदु है, इस पर ये I1 धारा, ये I2 धारा आ रही और ये I3 धारा, और इससे एक धारा जा रही I4, यहाँ I4 और यहाँ I5। मतलब जो I1 और I2 और I3 जो धारा इस बिंदु पर आ रही हैं
उनका योग बराबर होगा इस बिंदु से जाने वाली धारा, मतलब I4 और I5 के बराबर होगा। तो यह नियम, इसमें यह चीज बहुत जरूरी है जो मैं बताने जा रहा हूं कि यह नियम किस पर आधारित है। यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि जो धारा है उसमें आवेश तो होगा, इसलिए यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। आधारित का मतलब यह आवेश संरक्षण के नियम पर काम करता है या कार्य करता है। तो लिखा है कि इस नियम के अनुसार किसी चालक पर आने वाली धाराओं का योग, मतलब जो इस बिंदु पर आ रही धाराएं हैं उस चालक से जाने वाली धाराओं के योग के, मतलब जो I4 और I5 धाराएं जा रही हैं इनके बराबर होता है, और यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस क्यों? क्योंकि ये धाराएं आ रही हैं तो जुड़ेंगी और जो यहां से जा रही हैं वो घटेंगी, तो माइनस I5 बराबर 0। अब इस नियम जो मैंने लिखाया अब उसके अनुसार अगर हम ये जो माइनस की चीज है इस साइड ले आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो वही है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, अब माइनस की चीज उस साइड जाएगी, प्लस की I4 प्लस के I5। तो इतना अगर आपसे पूछे कि किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ के जो संधि का नियम है उसमें आप लोगों को ये चित्र बनाना है और इस प्रकार लिखना है। और वही मैंने बताया कि इस बिंदु पर जो आने वाली धाराओं का योग है वो बराबर होता है इस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के। तो वही है कि I1, I2 और I3 धाराएं इस बिंदु पर आ रही हैं और I4 और I5 इस बिंदु से जा रही हैं। तो वह देख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। तो ये किरचॉफ के जो दो नियम है उसमें पहला नियम मैंने बता दिया संधि का नियम, ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये चीज आप लोगों को भूलनी नहीं है। आपसे बहुविकल्पी में भी पूछ लिया कि किरचॉफ का जो संधि का नियम है वो किस नियम पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण पर आधारित है। जो इसमें आने वाली धाराएं बराबर होती हैं जाने वाली धाराओं के। मान लीजिए आपने किसी को रुपए दिए और वह रुपए उसने आपको उतने ही वापस कर दिए, तो उसके पास कितना 0 रुपए बचे। तो वही है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5, क्योंकि आपने दिया किसी को कर्जा 20 रुपए और उसने लौटा दिया तो 20 में से 20 घटाएंगे तो 0, वही है यहाँ पर। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। अब पहला नियम मैंने समझा दिया है, आप लिख सकते हैं कायदे में जैसे कॉपी। अभी हम एक वीडियो आप लोगों के लिए आए कि पेपर कैसे सॉल्व करें या कॉपी कैसे लिखें अच्छे तरीके से। तो यहां लिख सकते हैं किरचॉफ के नियम, तो यहां लिख सकते हैं कि किरचॉफ ने या किरचॉफ के दो नियम निम्न है। जैसे कॉपी में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि किरचॉफ के दो नियम निम्न है, मतलब नीचे दिए गए। यहाँ हम लिख रहे हैं यहाँ पर किरचॉफ के दो नियम हैं। तो पहला नियम समझा दिया आप लोगों को। अब दूसरा नियम देखते हैं, लूप का नियम, जो ऊर्जा मतलब ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो दूसरा नियम देखते हैं। अब इस नियम को हम हटा रहे हैं, ये चित्र जरूर आप लोग बनाएं जिससे पता चले कि जो धाराएं आ रही हैं उनका योग है बराबर जाने वाली धाराओं के। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जो चैप्टर 3 है उसमें किरचॉफ के नियम 100% 2 या 3 में पूछे जाते हैं, 2-3 सेट में। तो आप लोग इसको तैयार, कुछ कठिन नहीं है, मतलब जाने वाली धाराएं बराबर होती हैं आने वाली धाराओं के, बस इतना ही इसमें रखना है याद। और किस नियम पर आधारित है? आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो अगला नियम देखते हैं, सेकंड नियम।
लूप का नियम। अब लूप का नियम क्या है कि जैसे कोई ये बैटरी से कनेक्ट है चालक, ये बैटरी है मतलब, और इससे कोई चालक कनेक्ट है, और यहां पर कोई प्रतिरोध लगा है, ये धारा जा रही है, यहां पर प्रतिरोध है, और यहां पर कोई वैद्युत वाहक बल, यहां पर उपस्थित है। आर ई और ये धारा, मतलब कोई चालक जो बैटरी से कनेक्ट है उसमें लगने वाला प्रतिरोध, जो ये प्रतिरोध आर देख रहे हैं, और जो बह रही धारा है उसका योग बराबर होता है जो उसमें लगे वैद्युत वाहक बल कैपिटल ई के। तो बस इस नियम में यही बताया गया है कि किसी चालक, तो आप पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं फिर दोबारा से भी चित्र हम समझाएंगे कि किसी इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी चालक में, इस नियम के अनुसार किसी चालक में बहने वाली धारा या प्रवाहित, क्या लिख सकते हैं हम, प्रवाहित होने वाली धारा तथा उस धारा के मार्ग में, उस धारा के मार्ग में उत्पन्न बहने वाली धारा क्या आई। कोष्टक में इस प्रकार लिख दे कि इस नियम के अनुसार किसी चालक में जो बहने वाली धारा है कैपिटल आई तथा उस धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध मतलब कैपिटल आर, उस धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध कैपिटल आर का योग या गुणनफल योग बराबर होता है उस चालक में उत्पन्न या उपस्थित वैद्युत वाहक बल के बराबर। मतलब इस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा मतलब कैपिटल आई, उस धारा के मार्ग में उत्पन्न जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मतलब धारा के मार्ग में प्रतिरोध मतलब रुकावट को ही हम प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध आर का गुणनफल योग बराबर होता है उस चालक में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल के गुणनफल योग के। वैद्युत वाहक बल के योग के, योग लिख सकते हैं यहां, गुणनफल नहीं, योग के। तो
पहले समझ लीजिए, चित्र के अनुसार कोई बैटरी है जो कनेक्ट है किसी चालक से, ये प्रतिरोध, यहां से कोई आई धारा, ये प्रतिरोध है, तो यहां पर ई वैद्युत वाहक बल, प्रतिरोध आर और बहने वाली धारा आई है। मान लीजिए जो बहने वाली धारा आई है और जो ये प्रतिरोध है, इसका गुणनफल योग बराबर होता है इसके मार्ग में उपस्थित वैद्युत वाहक बल के। तो हम लिख सकते हैं, ये चिन्ह है योग का, तो आई आर बराबर योग ई, ये इसका फॉर्मूला है। मतलब कुछ नहीं है इसमें कि जो आई आर मतलब मार्ग में उपस्थित धारा और उसमें उपस्थित प्रतिरोध, जो मार्ग में उपस्थित धारा है उसमें उपस्थित प्रतिरोध बराबर होता है उस चालक के मार्ग में उपस्थित वैद्युत वाहक बल के। तो वही है गुणनफल योग, इसीलिए लिखा है गुणनफल योग, और यहाँ गुणनफल योग नहीं लिखा है। तो जो योग है ये योग का चिन्ह है, तो आई गुणा आर बराबर होता है वैद्युत वाहक बल ई के। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं, किरचॉफ का जो सेकंड नियम है वो लूप का नियम है, और यह नियम यहां लिख सकते हैं, यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जो किसी चालक में बहने वाली धारा जो आई है और उस धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर होता है उस लूप या उस चालक पर उपस्थित वैद्युत वाहक बल के। तो वही है कि योग बराबर क्या है कि आई गुणा आर बराबर कैपिटल ई। तो जो किरचॉफ के दो नियम है वो मैंने समझा दिए। अब आप लोगों को एक चीज और इसी में बता दे कि आपसे पूछेगा कैसे, आप लोग को दे देगा आई का मान और प्रतिरोध का मान और पूछेगा कि वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, इस सूत्र को याद रखिए कि आई गुणा आर मतलब आई का गुणा आर में करके बराबर हो जाएगा वैद्युत वाहक बल के। और आपसे पूछ ले कि आई का मान ना दे, बोल दे कि जो ये चालक है इसमें जो उत्पन्न प्रतिरोध है वो 2 है और जो वैद्युत वाहक बल उपस्थित है वो भी 2 है, तो आई का मान ज्ञात कीजिए। तो आर को इस साइड लाएंगे तो ई अपॉन आर हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। ये आप लोग ध्यान रखिए, कुछ नहीं, इस सूत्र में आई देगा, आर देगा, ई पूछ लेगा, आर देगा तो आई और ई मतलब आर पूछ लेगा। तो इस प्रकार से इससे पूछ भी सकता है। और जो वो मैंने बताया था संधि का नियम, उसमें आपसे पूछ लेगा इस प्रकार, ऐसे इस प्रकार से पूछता है कि यहां से कोई धारा गई इस प्रकार और यहां से आई, तो पूछ लेगा कि इसमें जो ये लूप है या चालक है इसमें धारा का मार्ग या धारा का जो मान है वो बताइए। तो यहां पर 2 धारा, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, और यहां पर हमेशा जो आएगी धारा वो इस प्रकार है, तो जैसे 2 2 2 इस प्रकार जो होगा, और जो आने वाली धारा है वो इसका योग इसके बराबर होगा, क्योंकि ये इधर से जा रही वो उधर से आ रही। तो इस प्रकार आपसे न्यूमेरिकल में भी पूछ सकता है। और बाकी मैंने किरचॉफ के जो 2 नियम है, संधि का नियम जो आवेश संरक्षण पर आधारित है और जो लूप का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, दोनों ही मैंने समझा दिए किस प्रकार है। इसमें योग है और उसमें जो आने वाली धारा वो बराबर होती है जाने वाली धाराओं की। तो इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। तो एक और है वेन स्टोन सेतु, यह क्या है, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे चार्ल्स वेन स्टोन, इन्होंने क्या मतलब बताया है इसमें, जो कि इस चैप्टर से 3 टॉपिक मैंने बताए हैं, किरचॉफ के नियम, इसके 2 नियम और वेन स्टोन सेतु, इनमें से एक ना एक 100% आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। तो वेन स्टोन सेतु को भी अभी आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं किस प्रकार। तो आप लोग कुछ मत, इन चीजों को मैंने समझा दिया है किस प्रकार है, आप लोगों को किस प्रकार समझना है। तो आप लोग एक बार खुद से भी, ये परिभाषा है इसमें आप लोग समझ लीजिए, जो मैंने समझाया वही लिखा भी है। तो आगे देखते हैं वेन स्टोन सेतु।
व्हीनस्टोन सेतु, इस चीज को आप लोग प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल फाइल है या कुछ भी आप जो बनवाते हैं टीचर स्कूल में विद्यालय में, तो उसमें भी आप लोग इसे बना सकते हैं। तो ऊपर हेडिंग डाल दे रहे हैं व्हीनस्टोन सेतु। व्हीनस्टोन सेतु। तो जो वैज्ञानिक हैं, इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स व्हीनस्टोन, इन्होंने क्या बताया इस नियम के अनुसार कि व्हीनस्टोन सेतु क्या है, इसका पहले हम समझ लेते हैं कि व्हीनस्टोन सेतु कहाँ के है। ये चीज आप लोगों को पहले रखनी है। तो पहले इसका चित्र देख लीजिए। ये कोई चित्र है, चालक चालक है, यहां से कोई आई धारा इस प्रकार। अब इसमें कोई चार प्रतिरोध, तो इसमें बताया कि कोई चतुर्भुज, इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स व्हीनस्टोन ने बताया है कि कोई चतुर्भुज में उपस्थित जो ये प्रतिरोध होते हैं, इसमें अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए यह व्हीनस्टोन का निर्माण किया गया है। तो यहां पर कोई पी क्यू आर एस, ये कोई चार प्रतिरोध हैं। तो यहां से आई गई, आई मतलब धारा यहां से गई, तो यहां पर I1 धारा, और I1 धारा जब यहां से आई धारा गई तो I1 धारा इस मार्ग में और I2 धारा इस मार्ग में। तो यहां पर I2 धारा, यहां पर I1 और I2, और जब यहां पर ये मिलेगी तो फिर I धारा बन जाएगी। तो इस चित्र को आप लोग समझ लीजिए। मतलब कोई चालक है चतुर्भुज, उसके जो चार प्रतिरोध हैं पी क्यू आर एस, यहां से जो पी आर से जाने वाली धारा I1 है, यहाँ I1, क्योंकि I1 यहां से मार्ग नहीं करेगी चेंज, तो I1 इसमें और इधर से I2। तो आप इसको देखते हैं कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक, अब इसकी परिभाषा देखते हैं, या फिर आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि व्हीनस्टोन सेतु और नीचे इसकी परिभाषा। ये चित्र बनाना बहुत ही जरूरी है, अगर चित्र नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। आप लोग चित्र बनाइए जिससे वो समझ जाए कि ये क्या चीज है। तो यहाँ पर कोई कुंजी लगी होती है इस प्रकार। तो पहले चित्र समझ लेते हैं। तो परिभाषा इसकी कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक जो मैंने इस वीडियो में आपको जो 3 टॉपिक समझाए हैं वो बहुत ही जरूरी है। तो चार्ल्स व्हीनस्टोन इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स व्हीनस्टोन ने चार्ल्स व्हीनस्टोन ने चार्ल्स व्हीनस्टोन ने चार प्रतिरोध, मतलब जो ये पी क्यू आर एस, जो ये चार प्रतिरोध हैं वो चतुर्भुज में उपस्थित हैं। क्योंकि देख लीजिए किसी भी प्रकार ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है वहां पर। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स व्हीनस्टोन ने चार प्रतिरोधों को प्रयुक्त करने चार प्रतिरोधों को प्रयुक्त करने चार प्रतिरोधों को प्रयुक्त करने के लिए इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स व्हीनस्टोन ने प्रतिरोध या चार प्रतिरोधों को प्रयुक्त करने के लिए एक अज्ञात प्रतिरोध को
ज्ञात करने के लिए यह व्हीनस्टोन सेतु का निर्माण किया। कोई जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार बुक में परिभाषा हो आप उसी अनुसार लिखें, आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में। इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंग्लैंड के थे, वैज्ञानिक का नाम क्या था, और जो 4 प्रतिरोध प्रयुक्त हैं PQRS, इनका उन्होंने क्यों इस व्हीनस्टोन सेतु का निर्माण क्यों किया, क्योंकि इनमें जो उपस्थित एक मान लीजिए कोई प्रतिरोध है उसकी जो वैल्यू है उसे ज्ञात करने के लिए इन्होंने इस नियम का या इस सेतु का निर्माण किया है। तो अब आप इस चीज का सिद्धांत भी लिख सकते हैं, या सेतु का निर्माण किया है इसे व्हीनस्टोन सेतु कहते हैं। तो इसे हम व्हीनस्टोन सेतु कहते हैं। आप इसका सिद्धांत देख लीजिए। मेन चीज इसमें तो परिचय टाइप में था कि ये क्यों है, किसने बनाया, कहाँ के थे, इस प्रकार से। अब मेन चीज समझ लीजिए कि जो चतुर्भुज में उपस्थित हैं इनके जो संलग्न भुजाओं के जो प्रतिरोध हैं वो बराबर होते हैं दूसरी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के। तो देख लेते हैं इसका नियम या सिद्धांत। तो इस चीज को हम हटा दे रहे हैं जो मैंने लिख दिया है। तो आगे देखते हैं कि सिद्धांत देख लेते हैं कि चतुर्भुज में उपस्थित लगे संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध बराबर होते हैं दूसरे संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के। समझ लीजिए मतलब P/Q या अनुपात चतुर्भुज में उपस्थित संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होते हैं दूसरी संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के। मतलब जो P/Q है मतलब संलग्न एक दूसरे से जुड़ी है, P/Q बराबर होगा R/S के। तो यहां लिख सकते हैं P/Q बराबर है R/S के। बस इतना ही इस व्हीनस्टोन सेतु में बताया गया है कि जो चतुर्भुज में उपस्थित संलग्न भुजाओं को जो अनुपात है या इसमें उपस्थित प्रतिरोधों का अनुपात है वो बराबर होता है दूसरी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के। तो P/Q बराबर R/S। तो आज हमने आपको 3 टॉपिक मतलब किरचॉफ के नियम और व्हीनस्टोन सेतु बताया जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो आपसे 3 या 4 नंबर में पूछ लें। और जो किरचॉफ के नियम है वो 5 नंबर में पूछेगा क्योंकि उसमें 2 नियम है। उसमें पूछ सकता है कि किरचॉफ के इस नियम को समझाइए, उस नियम को समझाइए, किस पर आधारित है। तो आप लोगों को बिल्कुल मैंने बता दिया। चित्र का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।